नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 9th की सीरीज में ऑलरेडी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर में चैप्टर 4 जो लास्ट चैप्टर है क्लास 9th इकोनॉमिक्स का उसको कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से हमारी इकोनॉमिक्स क्लास 9th कंप्लीट हो जाती है। क्लास बिना किसी वक्त गंवाए आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में। सबसे पहले अगर मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी हम लेक्चर जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ आइटम्स बनाते हैं जो कि हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ताकि हम लोगों को रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। देखिए, कोई भी आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप कितना भी कुछ पढ़ लें। तो चीज़ों को रिवाइज करने के लिए आपने एक छोटे से फ्लो चार्ट, क्योंकि उतना सारा कोर्स है आपको दोबारा से बुक पढ़ नहीं सकते हैं, जो नोट्स बनाए हैं तो उनका एक फ्लो चार्ट के रूप में रखा जाता है ताकि आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं लास्ट एग्ज़ाम के दौरान। जब एक महीना आपको रह जाता है या 30 दिन रह जाते हैं, 15 दिन रह जाते हैं, तो आपको इस टाइप के फ्लो चार्ट्स हेल्प करते हैं आपकी पढ़ाई में, रिवीजन में। देखिए, आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फूड सिक्योरिटी होती क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या, कब इंट्रोड्यूस किया गया, किसके साथ किसने इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट की विजिलेंस कैसी रहती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, पॉवर्टी एलिवेशन में गवर्नमेंट ने पीडीएस सिस्टम को किस तरह से यूज किया, और हम लोग बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ने पॉवर्टी एलिवेशन के लिए या जो फूड सिक्योरिटी है उसको और चुस्त दुरुस्त करने के लिए क्या क्या टारगेटेड प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कभी भी फूड इनसिक्योरिटी देश में उभरती है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रिपरेशन कर रखी है, किस टाइप की चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है। हम लोग पढ़ेंगे बफर स्टॉक के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे इशू प्राइस के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे एमएसपी के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे कोऑपरेटिव का फूड सिक्योरिटी में कितना रोल रहता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताता हूं। आपका अगर पीआर पब्लिकेशन की तरफ से है, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 499 का प्लान ले सकते हैं पीआर पब्लिकेशन का, जिसमें आपको डेली के हिंदू नोट्स, पीडीएफ 6th क्लास टू एनसीईआरटी मिल जाती है, फोन गाइडेंस, ऑप्शनल नोट्स, कंप्लीट यूपीएससी के गाइडेंस आपको मिलती है। आप 99 रुपीज़ का भी प्लान ले सकते हैं जिसमें आपको डेली के हिंदू प्लस के नोट्स को कंप्लीट मिल जाते हैं आपको। आप एनसीईआरटी का कोर्स ले सकते हैं 6 to 12, जिसमें आपको चैप्टर वाइज ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री को 6 to 12 कंप्लीट किया गया है और हर एक चैप्टर चैप्टर कवर किया गया है डिटेल में। तो आप इसको 299 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, हमारे को गूगल पे या टेलीग्राम पे आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकते हैं और आप इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। आप हमारे फ्री ग्रुप्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपने क्या करना है, टेलीग्राम में जाना है और स्मॉल लेटर्स में पंकज बोरा टाइप करना है, आपको सबसे पहला ग्रुप मिल जाएगा, उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है और आप वहाँ पर फ्री में मटेरियल ग्रुप पा सकते हैं। आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारा मटेरियल है, उसमें लगभग 2500 से लोग ऊपर से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रश्न जो ऑथर है इसमें लेक्चर में टोटली उसने क्वेश्चन के फॉर्म में इस लेक्चर को समझाने की कोशिश की है। मीन्स अदर जो लेक्चर्स थे उसमें उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ दी, आपको विलेज ऑफ पालमपुर के बारे में बताया, हमने पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम से बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज़ के थ्रू उसने बताने की कोशिश की। बट इस लेक्चर में ऑथर ने क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। हम लोग बात करते हैं फूड सिक्योरिटी होती क्या है। देखो, जिस तरह से आपका एयर है, वाटर है ना, ये इंपॉर्टेंट है जीवन जीने के लिए। अगर आप ये चीज़ें नहीं रहेंगे तो आप क्या है, एक दिन में ही मर जाएंगे। तो हवा में तो सेकंडों में मरेंगे, 10 सेकंड, 1 सेकंड या 1 मिनट इतना जी पाएंगे, मर जाएंगे। वाटर नहीं मिलेगा तो आपको 7-8 दिन में आपकी भी मौत हो जाएगी। तो फूड भी उसी तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जीवन के लिए। नहीं का जो कोई भी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि चाहिए हम खा सकें, राइट। तो आप बात करते हैं फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, उसको बढ़ते हैं। फूड सिक्योरिटी का मीन्स होता है फूड की अवेलेबिलिटी, फूड की एसेसिबिलिटी और फूड की अफोर्डेबिलिटी। अगर ये 3 टर्म्स जो डायमेंशंस हैं फूड सिक्योरिटी की अवेल होती हैं। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल, अवेलेबल फूड इज accessible to all and accessible food is affordable to all people at all the times। मीन्स सभी के टाइम में सभी लोगों को अगर फूड अफोर्डेबल है, उसकी अवेलेबिलिटी है और एसेसिबिलिटी है तो वो फूड सिक्योरिटी कहलाएगी। तो आप इस डेफिनेशन को याद रखें, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। अब हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड क्या होती है, जो डायमेंशंस हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, जो डेफिनेशन बनाई है, जो की टर्म्स हैं इसके, अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात है फूड अवेलेबिलिटी रिवर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द कंट्री। मीन्स
फूड भारत में जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं भारत का केस लूँ, भारत में जितनी जनसंख्या उसको खिलाने के लिए फूड अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि हमारी लगभग 137 करोड़ जनसंख्या 131 करोड़ जनसंख्या है, तो उसको खिलाने के लिए उतना प्रोडक्शन होता है कि नहीं, तो ये बताती है अवेलेबिलिटी, मीन्स अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग एसेसिबिलिटी, आप लोगों के वो रीच में है या नहीं। क्या देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बता रहा हूँ, अगर एक वेस्ट बंगाल में फूड राइस उगते हैं, अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर का अच्छा नहीं है तो वो कहाँ रह जाएगा, फूड सिर्फ आपका वेस्ट बंगाल एरिया में रह जाएगा, आपको वो गुजरात में नहीं मिल पाएगा, आपको जम्मू एंड कश्मीर में नहीं मिल पाएगा। तो उसकी फूड की एसेसिबिलिटी है कि नहीं उस देश में, या गवर्नमेंट ने किस तरह से उसमें प्लान बना रखे हैं कि उस फूड सिक्योरिटी मीन्स जो भारत का वेस्ट बंगाल में जो चावल उगता है या उत्तर प्रदेश में जो गेहूँ उगता है कि देश के हर कोने में पहुँचे जहाँ फूड इनसिक्योरिटी मीन्स सभी लोगों को सभी वक्त पे फूड एसेसिबल है या नहीं, उसका मतलब होता है एसेसिबिलिटी। अब बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, क्या पीपल लोगों के पास उतना पैसा है उस चीज़ को खरीदने के लिए उस फूड को। फॉर एग्जांपल देखिए कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो फसल उगनी फसल खराब होगी, तो क्या होगा, देश में फसल की कमी होगी, यानी खाने की कमी हो गई, खाने की कमी होगी तो क्या होगा, उनके प्राइजेस हाई हो गए। जो देखो फॉर एग्जांपल देखो आप पिछले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था ना लाखन की या रामू की, जो रामू और शामू की कहानी थी, उस कहानी में क्या बताया कि उनकी डेली वेजेस पे कितना कमा रहे हैं वो मंथली 500 रुपये कम 1500 रुपये कमा रहे हैं। तो 1500 रुपये देखो फूड के प्राइसेस हाई हो गए तो क्या होंगे, वो खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। वैसे ही उनके 6 बच्चे हैं तो उनको उसी में जो पैसा कमा रहे हैं उसमें उनको काफ़ी मुश्किल से जीवन उनके घर का खर्चा चलता है। तो आप वो सोच सकते हैं कि फूड की अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं, पीपल उसको खरीद पा रहे हैं कि नहीं, उसके प्राइसेस कम हैं कि नहीं, लोग उसकी पहुँच में है कि नहीं, उसका मतलब होता है अफोर्डेबिलिटी का। अब लोग इसमें पढ़ेंगे कि बफर स्टॉक क्या होता है, गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक क्यों बनाए हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं फूड सिक्योरिटी। वाई फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी हमारे लिए क्यों जरूरी है, समझना। आपके सबसे पहले प्रश्न उठता है कि फूड सिक्योरिटी जरूरी क्यों है। तो देखिए अगर आपको कोई देश में कोई नेचुरल डिजास्टर आता है या फूड की कमी हो जाती है तो फूड सिक्योरिटी आपके अंदर होनी क्यों चाहिए। देखिए नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसमें फूड की बहुत सारा कमी हो जाती है, अवेलेबिलिटी कमी हो जाती है, चीज़ों के प्राइसेस डाउन हाई हो जाते हैं। तो उस टाइम को गवर्नमेंट ने क्या प्लानिंग कर रखी है, उस टाइम के सिचुएशन के लिए हम लोग फूड सिक्योरिटी करते हैं। मीन्स नेचुरल डिजास्टर आया तो फूड नहीं मिलेगा तो उस टाइम को कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये सारे काम किए जाते हैं। आप बात करेंगे, देखो सबसे जो फूड इनसिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम आया था वो आया था हमारे 1943 के आसपास। देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बैक में आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि 1943 के आसपास बंगाल का फमाइन आया था, लगभग उसमें 30 लाख लोग मरे थे भारतीय। समझ में आता है ना, कितने लोग मरे थे आपके, 30 लाख लोग मरे थे। बंगाल जो प्रोविंस था उस टाइम भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो देखो इस टाइप की कंडीशन ऐसी क्यों आई थी, देखो हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। उस टाइम क्या होता, जो ब्रिटिश सरकार थी उनको इंडिगो चाहिए था, तो उन्होंने जितने भी फार्मर्स हैं तो उनसे क्या कहा कि आप इंडिगो उगाएं, क्योंकि उनकी जो फैक्ट्रीज थी उनको इंडिगो कपड़े में जो नीला करने के लिए कलर होता था तो उसके लिए डाई यूज की जाती थी, उसका एक पौधा होता था पहले। तो फोर्सफुली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने लोगों की जो फार्मर्स थे उनसे इंडिगो उगवाया। तो उससे क्या हुआ, उस साल देश में बहुत सारे फूड का प्रोडक्शन काफ़ी कम हुआ और लोगों के पास देखो खाने के लिए कुछ नहीं था, सारा इंडिगो तो सिर्फ एक कैश क्रॉप है ना, इसको बेच सकते हैं, खाने के लिए थोड़ी ना मिलता था। और उसके बशर्ते क्या उगाया भी तो और पैसा भी उनको कम दिया, तो लोगों के पास पैसा नहीं था तो फूड इनसिक्योरिटी आ गई, फूड खाने के लिए था नहीं, तो बहुत सारे लोग स्टारवेशन के साथ मर गए। मीन्स लोगों के पास खाना ही नहीं था, बिना भूखमरी के कारण मरे। तो इस टाइप की जो सिचुएशन आई ये दोबारा ना आए, तो देश ने हमने क्या फूड सिक्योरिटी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। अब लोग हम बात करेंगे कि फूड इनसिक्योर कौन होते हैं, कौन कौन से पीपल्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर होते हैं, जिनके सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। अगर मैं रूरल एरियाज़ के बारे में बात करूं तो ऐसा पर्सन जो लैंडलेस है, स्मॉल फार्मर्स है, ट्रेडिशनल आर्टिशंस हैं लाइक ब्लैक स्मिथ हो गए, आपके वॉशरमैन्स हो गए, पिटी सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए वर्कर्स, और ये सारे इनसिक्योरिटी में आते हैं। आपकी पुअर्स हो गए, आपके चिल्ड्रंस हो गए, आपके ओल्ड पर्सनस हो गए, विमेंस हो गई, ये सारे भी इसके अंदर आते हैं। तो ये सारे लोग फूड इनसिक्योर होते हैं। अगर मैं आपको अर्बन एरियाज़ के बारे में बात करूं तो अर्बन एरियाज़ में कौन होगा, जो इल प्लेड ऑक्यूपेशन करते हैं, मीन्स जितना आपको मैनुअल वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पढ़ा नहीं था कि सबसे पहले वाले सेकंड वाले चैप्टर में कि जो सामू होता है वो अर्बन एरिया के आउटस्कर्ट में करता है और एक मिल में काम करता है, डेली वेजेस पे मैनुअल वर्क करता है। तो ये सारे लोग क्या है जो इल पेड ऑक्यूपेशन में काम करते हैं वो सारे फूड इनसिक्योर होते हैं। जो लेबर जो सीजनल वर्क काम करते हैं तो और लो वेजेस में काम करते हैं, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल जो लोग होते हैं जैसे एग्रीकल्चर से काम हो गए तो कुछ महीनों के लिए
काम करते हैं ना, जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो उस टाइम के बारे में बात करते हैं कि लोग शहरों की तरफ प्लान करते हैं और जॉब की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें वो बहुत सस्ते दामों पर लोगों के काम करते हैं, बहुत कम वेजेस पे लोगों के वहाँ काम कर लेते हैं। तो ऐसे लोग भी क्या होते हैं, फूड इनसिक्योर होते हैं। चिल्ड्रन जो 5 साल से नीचे हैं वो फूड इनसिक्योर होते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, नर्सिंग मदर्स होती हैं, ये सारे इसके अंदर आते हैं। अगर वो पर्सन भी आएगा इस फूड इनसिक्योर के अंदर जो अपनी डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता, पॉवर्टी लाइन से नीचे है, समझ में ना। पॉवर्टी लाइन आपको बताया था ना पिछले वाले चैप्टर में, तो आपको मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि चैप्टर लंबा हो जाएगा। तो आप उस चैप्टर को ध्यान से देखें, उसमें मैंने बहुत डिटेल में पॉवर्टी लाइन को इंट्रोड्यूस बताया है। जो पीपल होते हैं, जो STs होते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, ये सारे भी इसके अंदर आते हैं। अब बात करते हैं इंडिया में। अगर मैं बात करूं इंडिया के स्टेट्स में, जो डिस्पैरिटीज़ है इंडिया में, वो भी देखो फूड इनसिक्योरिटी की कितनी अलग अलग है। देश के एक कोने में अगर बात करूं, बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इसमें सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर है। अगर देखें, आपने चैप्टर 2 पढ़ा था तो मैंने उसमें बताया था कि ये स्टेट में जो एजुकेशन का लेवल भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसमें से बिहार और जो उड़ीसा है वो तो सबसे ज़्यादा डिटेरेबल है, लगभग 33 से 34% का लिटरेसी रेट है ना। तो दूसरी जगह बात करूं, अगर मैं बात करूं हंगर्स की कैटेगरी में कौन आता है, इट्स ए क्रोनिक एंड सीजनल हंगर डायमेंशंस। देखो हंगर की भी 2 टाइप की है, क्रोनिक है और एक सीजनल डायमेंशंस है, राइट। अब देखो सबसे पहले मैं आपको क्रोनिक हंगर बता देता हूं कि आपके पास क्या है, फूड की जो होती है कि होता तो है फूड, बट क्या सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता, कि और कभी कभी तो होता ही नहीं है, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्रोनिक हंगर, राइट। हम लोग बात करेंगे सीजनल हंगर की, मतलब कुछ सीजन्स के लिए। फॉर एग्जांपल कुछ सीजन्स में आपके पास पैसा है बट जिस टाइम जॉब हम नहीं मिलते तो उसमें फूड की इनसिक्योरिटी हो जाती है, आपके पास खाने के लिए चीज़ें नहीं होती हैं। क्रोनिक हंगर में क्या है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं होता, फूड होता बहुत कम होता, मीन्स आपको अगर 4 रोटी की भूख लगी है तो आपको सिर्फ क्या है 1 रोटी आपको खाने को मिलती है। तो अगर वो लंबे टाइम पर परसिस्टेंस रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रोनिक हंगर। और सीजनल के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब टाइप्स ऑफ हंगर के बारे में है सीजनल और क्रोनिक। अगर मैं 1983 के आसपास देखूं, जो उसका परसेंटेज था जो टाइप्स ऑफ हंगर का, सीजनल हंगर का था 16.2% और क्रोनिक का था 2.3%। वो घटते घटते क्या हुआ 1919 में 2000 के आसपास 2.6% हो गया। और क्रोनिक हंगर का मीन्स क्रोनिक हंगर्स और सीजनल हंगर्स में गिरावट आई है आने वाले कुछ सालों में। अर्बन की एरियाज़ के बारे में बात करूं तो अर्बन एरियाज़ में भी 5.6 हुआ करता था, आज वो 0.6 पहुंच चुका है। और ये डाटा आप इसको पढ़ सकते हैं। सीजनल हंगर मींस दे केम अंडर, देखो मैंने ऑलरेडी बता सकता हूं कि आपको इंटायर वर्क के लिए काम नहीं मिलता, कुछ टाइम ऑफ वर्क के लिए। देखो पर्सन इज अनेबल टू गेट जॉब फॉर इंटायर ईयर्स, मीन्स देखो मैंने बात करा ना कि कुछ जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स होते हैं तो हार्वेस्टिंग के टाइम में तो चलो मिल जाती है, उसके बीच में जब फसल पकने का जो टाइम होता है उस टाइम में जॉब नहीं मिलती है, तो उस टाइम में ये वाली सिचुएशन आती है क्रोनिक हंगर की। आपको मैंने ऑलरेडी वो बता चुका हूँ। अब देखिए बात करें क्रोनिक हंगर को, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था क्रोनिक हंगर इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डाइट पर्सनली इनएग्रीवेट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी। देखो मैंने ऑलरेडी नहीं, 4 अगर रोटी की भूख लगी है तो उसको 1 ही रोटी मिल रही है और परसिस्टेंटली पूरे साल भर ऐसा ही चल रहा है या बहुत सारे लंबे टाइम तक चलता है, तो इस टाइप के हंगर को हम लोग क्रोनिक हंगर करेंगे। और ऐसे लोग कौन आते हैं जिनकी लेवल ऑफ इनकम काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ऐसे लोग क्रोनिक हंगर के अंदर आते हैं। अब देखो हम लोग बात करेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब बात करें, देखो फूड इनसिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी क्या होती है, अभी तक हमने हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने ऐसे प्लानिंग क्यों की है, उसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे कि फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में भारत ने क्या क्या किया है। अब बात करेंगे, देखो फूड सिक्योरिटी की बात है तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि आज तक प्रोडक्शन कितना हुआ है और कब कब। देखो अगर मैं 1990-60 के आसपास करूँ, जो प्रोडक्शन हुआ करता था वो 80 टन्स के आसपास हुआ करता था, ये टन्स में है, राइट। वो पहुँचते पहुँचते आज कितना हो गया है, मिलियन टन्स की बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आज वो प्रोडक्शन पहुँच चुका है 257 मिलियन टन्स, राइट, 2012 और 13 के आसपास। इकोनॉमिक सर्वे 2017 की ये रिपोर्ट है। टेबल क्या दिखाता है कि आपके डिफरेंट ईयर में प्रोडक्शन का रेट कितना रहा भारत में। 1965 और 1995 के पास प्रोडक्शन किस तरह से इंक्रीज हुआ पंजाब और हरियाणा में, उसके बारे में इसने ऑथर ने बताया। देखो यहाँ पर देखो 80 से 108 सीधा पहुँच गया है, फिर 130 और यहाँ पर तो बहुत तेज़ी से 2011 और 12 में तो प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। अब बात करते हैं हम लोग बफर स्टॉक के बारे में। बफर स्टॉक क्या होता है, व्हाट इज़ बफर स्टॉक, बफर स्टॉक क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल एक फार्मर होता है,
राइट। वो तो कुछ भी फसल उगा सकता है, आपको दाल उगा सकता है, गेहूँ उगा सकता है, चावल भी उगा सकता है, कुछ भी उगा सकता है ऐसी फसल जिसमें उसको फ़ायदा हो रहा हो। बट क्या करती है गवर्नमेंट की फूड की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करती है, गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स करती है डिफरेंट आइटम्स का, वीट का, राइस का, सबका, सीरियल्स का, सबके, ताकि फूड की कैपेबिलिटी रहे, सीरियल बहुत सारे उगे रहें ताकि हमारा फूड का प्रोडक्शन हो, राइस का भी मेंटेनिटी हो, मीन्स उसकी जो क्वालिटी है वो क्वांटिटी है वो मेंटेन रहे ना, राइट। फॉर एग्जांपल देखो, इस सीजन सारे फार्मर ने सीरियल ही उगा दिए तो क्या है, दाल कौन उगाएगा? नहीं, इस साल उसने दाल ही उगा दी तो चावल कौन उगाएगा, वीट कौन उगाएगा, राइट। तो अगर दूसरी फसलें उगा देंगे तो फूड की इनसिक्योरिटी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है कि एक फिक्स दाम को मेंटेन कर देती है फसल लगाने से पहले ही, फार्मर से कह देती कि इस दाम पर हम लोग फूड आपसे खरीदेंगे। तो ये काम कौन करता है? गवर्नमेंट का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। फूड कॉर्पोरेशन क्या करता है, इनको फार्मर से, जब फार्मर फसल उगा देते हैं तो गवर्नमेंट उनसे खरीद लेती है और वेयर हाउसेज के अंदर जमा कर देती है। ये ग्रेनरीज होती हैं गवर्नमेंट की, ग्रेनरीज। तो ये स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स को ही हम लोग कहा जाता है बफर स्टॉक। तो इसका सारा काम देता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देखता है, राइट। जिससे आपको देखा नहीं, राशन शॉप्स में या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ स्टार के गोदाम होते हैं, तो ये सारा किसके अंदर आता है? FCI गोदाम, आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। अब बात करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? फूड ग्रेन्स जो होते हैं, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको FCI के जो फूड ग्रेन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS सिस्टम, ये क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब होता है कि इसमें जितने भी गरीब लोग से होते हैं, जैसे आपने देखा नहीं, राशन शॉप्स में क्या मिलता है, गरीब लोगों को राशन मिलता है, और लोअर में सब्सिडाइज्ड फॉर्म में लोगों को राशन मिलता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सब्सिडाइज्ड रेट में फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी राशन शॉप्स होती हैं जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड रेट्स में लोगों को राशन प्रोवाइड करती है। तो यही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1992 में, जिसमें 1700 बैकवर्ड ब्लॉक में सबसे पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और दिस इज ए फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, ये एक फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के अंदर आता है। दूसरा, इसके थ्रू फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम तो है ही, इसके थ्रू क्या है, ये पॉवर्टी एलिवेशन भी कर सकता है। क्योंकि देखो, खाना नहीं है तो लोगों के पास खाने को अगर सब्सिडाइज रेट में अगर वो मिल जाता खाना, तो राइट, तो वो क्या है, उनके जीवन के स्तर को बढ़ाएगा, लोगों के हाथ में वो फूड को कर सकते हैं, और पॉवर्टी उनके अंदर मीन्स जीवन में क्या है, गरीबी नहीं आ पाएगी और गरीबी से वो बच जाएंगे। तो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सिस्टम मैनी प्रोग्राम्स आर लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लाइक देखो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे अलग प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे अंत्योदय अन्न योजना फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, राइट। जो गरीब से गरीब लोग हैं वो खाना खरीद ही नहीं सकते हैं, तो उनके लिए अंत्योदय अन्न योजना आई, जो आपको ऑलरेडी मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में भी बताया है। अन्नपूर्णा स्कीम्स हैं, है ना, फॉर सीनियर सिटीजन के अन्नपूर्णा हो गया। और 2000 में इसको दीज टू प्रोग्राम्स आर लॉन्च इन 2000 में इन दो प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा स्कीम्स को। अगर मैं बात करूं तो बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द गवर्नमेंट हैव प्रोवाइडेड 3 राशन कार्ड्स, राइट। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आपको बेनिफिट पाना है तो गवर्नमेंट ने क्या है, 3 टाइप के राशन कार्ड को इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले आया अंत्योदय अन्न योजना, उसके अंदर अंत्योदय कार्ड्स बनाए गए थे पुअरेस्ट ऑफ पुअर के लिए। दूसरे थे BPL कार्ड फॉर पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। देखो, पॉवर्टी लाइन दोबारा आया ना, पॉवर्टी लाइन को अगर आपको समझना है उस चीज़ को तो आप लेक्चर 3 देखें, उसमें मैंने डिटेल में इस चीज़ को बताया है। तो BPL कार्ड होते हैं और तीसरा होते हैं अबव पॉवर्टी लाइन कार्ड्स, ऐसे, राइट। तो 3 टाइप के कार्ड्स इश्यूज किए जाते हैं लोगों की इनकम के स्टेटस पे और उनके इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे। देखो, अंत्योदय अन्न वाले जो कार्ड्स होते हैं उनमें फ्री में राशन दिया जाता है। जो BPL वाले हैं उनको सब्सिडाइज्ड फॉर्म में राशन दिया जाता है, राइट, और थोड़ा राशन की क्वांटिटी भी ज़्यादा रहती है। APL वालों को थोड़ा सा जो सब्सिडाइज्ड फॉर्म में दिया जाता है, बट कम सब्सिडाइज्ड फॉर्म में दिया जाएगा एज कम्पेयर टू BPL। तो इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए क्या बना, देखो, अगर गवर्नमेंट दे रही है, खाना दे रही है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कोई सिस्टम, दुकान भी तो बनाई होगी। तो उन दुकानों को हम लोग कहते हैं फेयर प्राइस शॉप्स, जिसे बोलते हैं राशन सरकारी गल्ले की दुकान। तो देश में लगभग इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए लगभग 5.5 लाख राशन शॉप्स हैं।
अब बात करते हैं करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर मैं बात करूं तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहली जब शुरुआत में जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो ये एपीएल बीपीएल और जब जो कार्ड थे ये कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किए गए। इसमें सबको बराबर दामों पे सब्सिडाइज फॉर्म में सबके लिए बराबर चीज़ें होती थी। तो बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे पब्लिक सिस्टम अच्छे तरह काम करने लग गया तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, राइट। उसमें डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, मीन्स आप डिस्क्रिमिनेशन क्या करने लगे कि ये अंत्योदय और बीपीएल को अलग अलग दामों पर फूड ग्रेन्स मिल लगे और एपीएल के लिए अलग दाम रख दिए गए। और पहले क्या कहा था, जब शुरुआत में इसको इंट्रोड्यूस किया था तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं आता, पुअर और नॉन पुअर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया था। बाद में क्या हुआ कि 1992 के आसपास आया हमारा आरपीडीएस, मीन्स या रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या है, 90 एम टू स्टार्ट 1700 ब्लॉक्स इन कंट्रीज। तो सबसे पहली बार इसको 1700 ब्लॉक्स कंट्रीज में 1992 में इंट्रोड्यूस किया। मेनली इसका जो टारगेट था वो है आपको रिमोट और बैकवर्ड इस एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनको बेनिफिट पहुँचाना, उनके लिए फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी लाना, राइट। फिर उसको 1997 में इसी सेम प्रोग्राम को क्या बना दिया गया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट, टीपीडीएस। तो ये मेनली जो सिस्टम था ये हम सिर्फ किस में फोकस करेगा, टारगेटेड है तो मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट करेगा ना। तो इसने टारगेट किया पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टारगेटिंग ऑल पुअर, जितने भी गरीब लोग हैं ना उनको टारगेट किया इस सिस्टम के थ्रू, राइट। तो ये आपका एक्चुअल स्टॉक क्या है और बफर नॉर्म्स क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए, आप देख सकते हैं ग्राफ, उसको पढ़ लीजिए। अब बात करेंगे हम लोग मेरिट्स ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो मैंने जितना भी लेक्चर्स पढ़ाए हैं उसमें मैंने चीज़ों को इस तरह से पढ़ाया है कि ताकि आप मेंस आंसर राइटिंग कर सकें। देखो अभी भी बहुत सारे एफसीआई के बारे में आप पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या है मैं उस तरह से ही पढ़ाता हूँ कि ताकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, आप छोटे से यहाँ से छोटी क्लास से भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, आपकी हैबिट बने कि किस तरह से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। तो बात करेंगे हम लोग मेरिट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पहले मेरिट आता है, इट हेल्प टू कीप फूड प्राइस स्टेबल बाय प्रोवाइडिंग फूड एट कंसेशनल रेट, मीन्स लो रेट में आपको, अगर इससे क्या हो जाता है फूड के प्राइसेस जो होते हैं मेंटेन रहते हैं, हाइक नहीं आता है, लोगों को सस्ते दामों पर खाना मिलता है, फूड ग्रेन्स मिल जाते हैं। दूसरा बताता है, इट प्रिवेंट लार्ज नंबर ऑफ हंगर्स एंड फेमाइंस बाय द वे ऑफ सप्लाइंग फूड फ्रॉम सरप्लस रीजन टू डेफिसिट रीजन। मैंने आपको बात करी ना अवेलेबिलिटी की बात, ये वही बात है कि जहाँ पर फूड डेफिसिट रीजन है वहाँ से क्या है फूड सब्सिडाइज, जो सरप्लस रीजन है वहाँ से डेफिसिट रीजन में फूड पहुँचा दिया जाता है और इससे क्या हो जाता है कि वहाँ पर हंगर नहीं होती है और फेमाइंस जैसी कंडीशन नहीं होती है जैसी 1943 के आसपास बंगाल में आई। वहाँ पर यही सिस्टम था कि दूसरी जगह तो था तो सही खाना, बट क्या है उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं था, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड अजग नहीं। तो इसको किसने किया, 1992 के आसपास पीडीएस सिस्टम ने इसको काम किया, ये सब बहुत अच्छा काम किया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज परचेज फूड ग्रेन फ्रॉम, कहाँ से करता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फूड ग्रेन्स को, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से करता है, और जिसने उसने बफर स्टॉक क्रिएट किया है। बफर स्टॉक क्या होती हैं, गवर्नमेंट ग्रेनरीज होती है जहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है फार्मर्स से जो खाना होता है फूड ग्रेन्स होती है उनको खरीद के रखती है, ताकि आपको जो बहुत नेचुरल कैलामिटी का जो टाइम आता है या हार्ड टाइम आता है देश के लिए, उस टाइम उस चीज़ को इस्तेमाल किया जा सके। पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन ईजिली बाई फूड है सब्सिडाइज्ड रेट फ्रॉम दीज राशन शॉप्स, राइट। अगर आपके पास राशन कार्ड है, आप पब्लिक सिस्टम के थ्रू फूड ग्रेन्स का खरीदना चाहते हैं तो आप इन दुकानों पर जाके सब्सिडाइज दामों पर हर महीने फूड ग्रेन्स खरीद सकते हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है, एश्योर करती है कि फार्मर को उनसे वो फूड ग्रेन्स करेंगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, राइट। मिनिमम सपोर्ट आपको प्राइस को मैंने बता देता हूँ कि ऊपर जब गवर्नमेंट ने क्या कहा था, जब मैंने आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने एक चीज़ और बफर स्टॉक के टाइम भी बोला था कि गवर्नमेंट क्या करती है कि फार्मर से कह देती कि इस साल आप वीट उगाएंगे तो आपको मैं इतने दामों पे हम लोग इससे आपसे खरीद लेंगे, आपका जो उगाया हुआ वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो उस प्राइस को जो मेंटेन रखती है, जिस प्राइस पे वो खरीदने वाली होती है, जो गवर्नमेंट बताती है कि इस प्राइस जो हम लोग खरीदेंगे उससे बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट। एमएसपी जो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है, जिसको आप हायर बुक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। आप डेली में अगर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एमएसपी क्या होती है, आपने बहुत बार चीज़ों को सुना भी होगा। देखिए आपने मेरिट्स तो पढ़ लिया, तो आप हम लोग पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक सिस्टम। डीमेरिट्स भी तो होते होंगे ना। इन दिस वे क्या हो जाता है, फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड एज ए बफर स्टॉक विच कैन बिकेम वेस्टफुल ड्यू टू ग्रेजुअली डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन ड्यू टू डिटोरेशन वियर टियर एंड रॉटिंग एक्स्ट्रा। तो सबसे पहला आपका आता है डीमेरिट्स कि बफर स्टॉक्स हम लोग रखते हैं तो जिस साल फूड की कमी नहीं हुई तो क्या हो जाएगा कि उनकी जो क्वालिटी है उनकी क्वांटिटी में है वो तो सबसे पहली बात है उनका डिक्रीज आएगा कि उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि लंबे टाइम तक रहेंगे तो फूड ग्रेन फ्रेश नहीं रहेंगे।
डिटोरेशन ख़राब हो जाते हैं, उसमें सड़ने लग जाता है फूड ग्रेन्स, क्योंकि इतना बफर स्टॉक रखना मतलब समझ रहे हो ना कि उनको खरीद के रख देते हैं ताकि नेचुरल कैलामिटी या कोई ऐसी सिचुएशन आए उसमें उस चीज़ को कोप अप किया जाए उसके लिए। तो सब पहला डिमेरिट्स क्या है आपका, फूड ग्रेन्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं, उनकी अच्छे से केयर नहीं हो पाती, उनकी क्वालिटी में भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीजमेंट आता है। समटाइम जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज माल प्रैक्टिस बाय द पीडीएस डीलर सेलिंग द फूड ग्रेन्स इन ओपन मार्केट फॉर गेटिंग बेटर मार्जिन। तो क्या कर सकते हैं, देखो आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि राशन वाला क्या करता है, फूड ग्रेन्स गरीब लोगों को ना पहुंचाने के दौरान क्या कर देता है, वो आपने बहुत सारे न्यूज़ में सुना होगा कि वो मार्केट में बेच देता है। जो फूड ग्रेन्स होते हैं पुअर क्वालिटी जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनको लोगों को देता है, और जो वहाँ से जो गवर्नमेंट के थ्रू आता है उसको क्या कर देता है, वो दुकानों में बेच देता है और मार्जिन कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। गवर्नमेंट ने तो काफ़ी ज़्यादा काम कर दिया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए उसने, फूड ग्रेन्स बहुत सारे टारगेटेड प्रोग्राम्स भी किए थे, पॉवर्टी एलिवेशंस में बहुत सारा काम किया। अब बात करते हैं हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये क्या होती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने भी क्या हुआ, बहुत सारे फेयर प्राइस शॉप खोले हैं तो सेल फूड ग्रेन्स एट कंसेशनल रेट्स। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत सारे लोग एक साथ आके एक सोसाइटी का गठन करते हैं, मीन्स एक जगह काम करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो उसके बारे में हम लोग और ज़्यादा पढ़ेंगे। देखो कोऑपरेटिव मीन्स कॉपरेशन के थ्रू कोई काम किया जा सकता है, तो हम क्लास 10th में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप सिर्फ इस वर्ड को समझ में कि कोऑपरेटिव क्या होता है। तो ये लोग भी फेयर प्राइस शॉप खोलते हैं और इसमें फूड ग्रेन्स को सस्ते दामों पे या कंसेशनल रेट में सब्सिडाइज फॉर्म में लोगों को बेचते हैं। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, राइट। ये महाराष्ट्र की एक एनजीओ है जो भी ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो फूड ग्रेन्स को सस्ते दामों पर काम देती है, और ये एक सक्सेसफुल फूड सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन है गवर्नमेंट के अलावा जो एनजीओज काम करती हैं। अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु में 94% फेयर प्राइस शॉप्स आर बीइंग रन बाय द कोऑपरेटिव्स, राइट। तो एक डाटा है कि जो तमिलनाडु में है लगभग 94% जो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं वो कोऑपरेटिव के द्वारा चलाई जाती है। मदर डेयरी के बारे में आपको सुना होगा, आइसक्रीम्स होती है, ये भी एक कोऑपरेटिव है जो गुजरात बेस्ड है, जिसमें मिल्क और वेजिटेबल्स को सस्ते दामों पर दिया जाता है। अमूल है, मदर डेयरी आपका दिल्ली बेस्ड है, और अमूल है एक गुजरात बेस्ड जिसमें भी आपको सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट्स भी सस्ते दामों पर दिए जाते हैं। तो ये दोनों कोऑपरेटिव से हैं। आपने अगर इसमें काफ़ी दूध भी इनका पीते होंगे आप और आइसक्रीम भी इनके खाते होंगे तो आपको ये पता होता है, और ये भी एक कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल है, ये चीज़ों को सस्ते दामों पर लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स, राइट। देखो फूड सिक्योरिटी के बारे में हम लोग पता कर लिया, तो हमने बात करी थी कि ये डायरेक्टली रिलेटेड है पॉवर्टी से। पॉवर्टी एलिवेशन में काफ़ी ज़्यादा फूड सिक्योरिटी हेल्प करती है, मीन्स अगर फूड सिक्योरिटी आप मेंटेन करते हैं तो पॉवर्टी को भी आप मेंटेन कर सकते हैं, अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं लोगों का। हम लोग बात करेंगे नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया। इसको इंट्रोड्यूस किया गया 14 नवंबर 2004 को, जिसमें 150 जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑफ द कंट्री उनको टारगेट किया गया। इस प्रोग्राम के अंदर जो रूरल एरियाज़ के पीपल्स हैं, नीडी हैं, जिनको वेज एम्प्लॉयमेंट चाहिए और जो डिज़ायर है मीन्स करना चाहते हैं अनस्किल्ड वर्क को, राइट। तो उनको किसको टारगेट किया गया, इसमें नीडी पीपल्स को, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया। तो ये की टर्म्स हैं, आप इनको ऐसे याद रखें। मेनली जो एम था इस प्रोग्राम का, इंटेंसिफाई द जनरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट, जो वेजेस वो कमा रहे हैं उनमें सप्लीमेंट करना था इस प्रोग्राम के थ्रू, ताकि उनकी फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। अफोर्डेबिलिटी, यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा आपका, अफोर्डेबिलिटी आएगा, कि लोग अफोर्डेबल है, कि अगर कोई चीज़ों के दाम बढ़ जाएं या उस टाइम इन्फ्लेशन रहा होगा तो गवर्नमेंट ने तभी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया, ताकि लोगों के पास पैसा हो और वो उस हायर प्राइस फूड ग्रेन्स को भी खरीद सके, इसलिए गवर्नमेंट ने इस टाइप के प्रोग्राम्स चलाए। तो यहाँ पर कौन सा टर्म आता है, अफोर्डेबिलिटी का। तो आप याद रखें कि इन तीनों टर्म में से एक टर्म जरूर कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया गया होगा, या आप रिलेट कर पा रहे होंगे उन चीज़ों को, क्योंकि फूड सिक्योरिटी जो डेफिनेशन है वो उसमें से वो 3 टर्म्स जो इंपॉर्टेंट्स हैं उसको आप याद रखें। तो उन्हीं में से एक कोई टर्म्स होगा जो गवर्नमेंट ने जितने प्रोग्राम चला रखे हैं उसमें सारी चीज़ों में काम करता है। ये जो प्रोग्राम था नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था, वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, और इसमें जो फूड ग्रेन्स स्टेट को प्रोवाइड किए गए थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। मैं स्टेट्स ने कोई इसमें पैसा नहीं दिया, इसमें सेंट्रल से पूरा पैसा आया। इसका जो नोडल ऑफिसर होते हैं आपके कलेक्टर्स होते हैं, जो सारे इसके काम देखते हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन, इसका मेंटेनेंस, सब चीज़ आपके नोडल ऑफिसर करेंगे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट्स में।
अब बात करते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना भी लाई। इस योजना को 2000 में स्टार्ट किया गया था। मेनली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मोर और अच्छा बनाने के लिए क्या हुआ, जो पुअर फैमिलीज थी 1 करोड़ फैमिलीज, उनको इस पब्लिक सिस्टम के अंदर लाना था अंत्योदय अन्न योजना। क्योंकि बहुत सारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अगर मैं देखें तो शुरुआत में इन्होंने 1700 ब्लॉक्स के लिए बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए काम किया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो सक्सेसफुल रहा तो उसको गवर्नमेंट ने और बड़े रूप में उसको करने की कोशिश की और उसको फूड सिक्योरिटी को पूरे देश में मेंटेन करने के लिए 2000 में अंत्योदय अन्न योजना लाई, जिसमें 1 करोड़ जो पुअर पीपल्स हैं उसको पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं उनको इसके अंदर लाने की काम किया। इन दिस प्रोग्राम पुअरेस्ट पीपल्स आर आइडेंटिफाइड थ्रू बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वे। तो इसके अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वे था जिसमें बीपीएल कार्ड दिए गए, उनके अंदर इसमें पुअरेस्ट पीपल को आइडेंटिफाई करना था और सर्वे के थ्रू इसको आइडेंटिफाई किया और लोगों को इस प्रोग्राम के अंदर जोड़ा गया। तो नाव क्या है, अगर हमें प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो 2 करोड़ जो फैमिलीज़ हैं इस अंत्योदय अन्न योजना के अंदर आ चुकी हैं। लगभग 50 लाख 2003 में आई, अगस्त 2004 में, और भी मीन्स दिन पर दिन जो पुअर पीपल्स हैं अंत्योदय अन्न योजना के अंदर आते जा रहे हैं। और हमारे जो फूड सिक्योरिटी का जो देश में काम कर रही है गवर्नमेंट, उसको इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसका अच्छा काम हो रहा है और लोग पॉवर्टी से काफ़ी ज़्यादा उभर पा रहे हैं। पॉवर्टी मीन्स अगर कोई भी कैलामिटी भी आती है तो लोग पॉवर्टी के अंदर नहीं आएंगे। जो गवर्नमेंट इस एरिया पर काम कर रही है वो अच्छे से काम कर पा रही है। अब बात करते हैं हम लोग सब्सिडी के बारे में। सब्सिडी क्या होती है, देखो गवर्नमेंट क्या करती है कि सब्सिडाइज फॉर्म में, देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होता उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। देखो आपको सिलेंडर पे सब्सिडी देती है या बहुत सारी चीज़ों पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। तो सब्सिडी होती क्या है, इट इज़ द फाइनेंशियल एड मेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूस करता है उसको एक फाइनेंशियल एड दी जाती है, राइट, उस टाइप की, टू फिक्स द प्राइस ऑफ कमोडिटी के प्राइसेस को फिक्स करने के लिए। फॉर एग्जांपल देखो गवर्नमेंट क्या करती है, एमएसपी, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट क्या करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में उससे खरीद सकती है। देखो जो मार्केट प्राइसेस में अगर 70 रुपये कोई चीज़ गेहूँ चल रहा है, राइट, तो गवर्नमेंट क्या करेगी 18 रुपये में इनसे खरीदेगी और मार्केट में 2 रुपये किलो के हिसाब से बेच देगी, राइट। अगर ये लोग मार्केट में 7 रुपये में बेच देंगे तो क्या होगा, फूड के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो 2 रुपये में तो जो प्रोड्यूसर वो तो बेच नहीं सकता, क्योंकि चीज़ 7 रुपये की है तो 2 रुपये में कैसे बेच देगा, राइट। अब देखो इसको और अच्छे से समझते हैं। सब्सिडी का मतलब होता है, देखो जो प्रोड्यूसर है उसने कोई चीज़ उगाई, राइट, उसका दाम था मार्केट के हिसाब से 7 रुपये था, ठीक। गवर्नमेंट ने उसी चीज़ को कितने रुपए में बेचा, 2 रुपये में बेच रही है उनसे खरीद के। अगर सोचो गवर्नमेंट वो सब्सिडी नहीं देगी उस चीज़ पे, राइट, तो प्रोड्यूसर क्या है 2 रुपये में तो गवर्नमेंट को बेचना है, तो गवर्नमेंट उसको तो लॉस हो जाएगा ना, वो तो उगाना ही बंद कर देगा प्रोड्यूसर। तो गवर्नमेंट क्या करती है उसको 7 रुपये में खरीद के 2 रुपये में बेचती है पुअर पीपल्स को। तो इसी जो रुपया, जो 2 रुपये और 7 रुपये के बीच में जो डिफरेंस है आपका 15 रुपये का, वो एक सब्सिडी है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है प्रोड्यूसर को, ताकि यह मार्केट में उसकी कमोडिटी की प्राइस को फिक्स रखा जा सके। इट लीड्स टू द फॉल ऑफ सब्सिडाइज प्रोडक्ट एंड मेंटेनिंग द प्रोड्यूसर प्रॉफिट। अब इससे क्या हो जाता है, जो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है वो मेंटेन रहता है और चीज़ों के दाम भी कम रहते हैं और सब्सिडाइज प्रोडक्ट लोगों को मिल पाता है, राइट। तो दिस वाज द होल अबाउट द चैप्टर 4 ऑफ द इकोनॉमी फूड सिक्योरिटी है। इसी तरह से हमारी क्लास 9 इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी का कोर्स कंप्लीट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लास 10th को कंप्लीट करेंगे, इसी तरह से क्लास 11th और 12th को कंप्लीट करेंगे। मैंने देखा कि आगे कमेंट सेक्शन में आगे कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग और अच्छा कोर्स लगाएं और मोटिवेशन के साथ कोर्स को आपको और अच्छे लेक्चरों के आपके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।